देश के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई, ढेर सारी बधाई। जिस स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने जान गंवाए हैं, बहुत सारे लोग आजादी के दीवाने रहे हैं, तब जाकर के कहीं ये आजादी मिली है। और आज इसी मुद्दे को सामने लेकर के हम बात करेंगे कि यह लोकतंत्र है, भारत देश है, आज स्वतंत्रता दिवस है। जिस स्वतंत्रता दिवस के लिए लोगों ने तिरंगे को एक सिंबल माना, एक प्रतीक माना, और उसी प्रतीक के तहत सभी लोग इकट्ठे होकर के आजादी की लड़ाई लड़े। तो जब सारे लोगों ने प्रतीक मान करके आजादी की लड़ाई लड़ी है, तो क्या आज तिरंगे का अगर कोई अपमान करे तो लोग बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? तिरंगे का अपमान क्या ये देश बर्दाश्त कर पाएगा? और देश में जो शहीद हुए हैं लोग, वो बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? जिस देश को ये देशभक्ति के चरम पे लेके जाने की कोशिश की जा रही, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हो, और आज उसी तिरंगे का अपमान लाल किले के प्राचीर से किया जाए, ये देश कैसे बर्दाश्त करेगा? और सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पेट की भूख बर्दाश्त कर सकता है, अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई भी जो सच्चा देशभक्त है तिरंगे का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। और खास तौर से उस व्यक्ति द्वारा जिसके हाथ में इस देश की बागडोर हो, जो हमेशा देशभक्ति के रथ पे सवार होता हो, जो हमेशा राष्ट्रभक्ति की बात करता हो, और उस व्यक्ति द्वारा अपमान किया गया। इस देश का प्रचलन रहा है कि लाल किले के प्राचीर से जब भी कोई प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन करता है, देश को संबोधित करता है, तो जो पगड़ी पहनता है, पगड़ी तिरंगे की पहनता है। 2020 में नया भारत हो गया और नए भारत से तिरंगा गायब हो गया। झूठ, फरेब, धोखा, छल, ये तो उनके सगल रहे होंगे, यहां तक तो बर्दाश्त कर लिया ये देश, लेकिन क्या तिरंगे का अपमान बर्दाश्त कर पाएगा? 22 जुलाई 1947 को पहली बार इस तिरंगे का स्वरूप दिया गया कि देश आजाद होगा तो उस तिरंगे का कलर क्या होगा, तिरंगे का रूप क्या होगा, तिरंगे का रंग क्या होगा, तिरंगे उस झंडे की शक्ल क्या होगी। और बकायदा पिंगलई वेंकैया ने इसको डिजाइन किया। 22 जुलाई 1947 को यह डिसाइड हुआ। 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। 3 कलर इसमें है, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन। तीनों कलर तीन तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। सैफरन जो है वो प्रतीक है करेज और सैक्रिफाइस, साहस और बलिदान का प्रतीक है। जो सफेद कलर है वो शांति और सच का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। और जो तीसरा कलर है ग्रीन, वो आस्था का प्रतीक है, सद्भाव का प्रतीक है, लगाव का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, मसावाद का प्रतीक है। इसीलिए कहा गया कि सैफरन जो है अगर इस देश के हिंदू को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रीन कलर उस झंडे का इस देश के मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। और व्हाइट कलर जो है वो शांति का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। और उसके अंदर जो नीले रंग से बनी हुई 24 तीलियां हैं, वो सम्राट अशोक के प्रतीक है, सम्राट अशोक के प्रतीक है, जो बकायदा इस बात को डिजाइन करते हैं कि इस देश को किस तरह से किस अहिंसा के मार्ग पे ले जाना है।
करुणा के आधार पे ले जाना है, परस्पर सहयोग के आधार पे इस देश को आगे बढ़ाना है, सच को पकड़ करके रखना है, दांत के तले दबा के रखना है, और झूठ को लात की जूते की ठोकरों से मार करके दूर करना है। ये संदेश है। 24 तीलियों के प्रतीक के 24 प्रतीक हैं, उसके संदेश हैं, लेकिन आज उसको 60 में यही प्रतीक बताएंगे। प्रतीक किस बात के हैं? जब ये किया गया, आज प्रधानमंत्री जी ने जो पगड़ी बांधी, उस पगड़ी बांध करके उन्होंने जो झूठ का पुलिंदा खोला, वो तो उससे सामंजस्य रखता है, उससे तालमेल रखता है, उससे हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री, जब तक इस देश का संविधान इस देश में लागू है, और खास तौर से जब तक इस देश के लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं, तिरंगे के लिए मरने को तैयार है, मिटने के लिए तैयार है, उस तिरंगे का अपमान किसी को भी करने की छूट ये देश नहीं दे सकता। जो इस देश के देशभक्त हैं, किसी भी कीमत पे तिरंगे का अपमान नहीं करने दे सकते। और आज तिरंगे का अपमान हो रहा है। जो देशभक्ति की बात करता हो, आज एक तरह से माना जाए तो तिरंगे का अपमान किया गया है। तिरंगे रंग की पगड़ी पहनी जाती है, उस पगड़ी को छोड़ने का क्या मकसद है? क्या संदेश देना है? क्या भारत का संविधान खत्म हो गया है? इस देश से तिरंगे का वजूद खत्म हो गया है? जो नया भारत बन रहा है, उस नए भारत से तिरंगे का वजूद खत्म हो जाएगा। नए भारत में सिर्फ झूठ, फरेब और धोखे की असीमित शक्तियां ही सफल हो जाएंगी। क्या इस देश के जो देशभक्त हैं, देश को जिन्होंने प्रेम किया है, देश को जिन्होंने आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी है, अपने लहू दिए हैं, और हंसते हंसते जो गीत गाते रहे हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, उन्हें किस तरह से मुंह दिखाएंगे? और आज स्वतंत्रता दिवस पे इस तरह का पाप किया गया, महापाप किया गया, जो तिरंगे को अपमानित करके एक ऐसे प्रतीक को लाने की कोशिश की गई है, जो सिर्फ इस देश में अगर कुछ फैला सकता है तो सांप्रदायिकता फैला सकता है, झूठ फैला सकता है, फरेब फैला सकता है, धोखा फैला सकता है, छल और छद्म फैला सकता है, उसी की असीमित शक्तियों को फैला सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं फैला सकता। हम इसी पे चर्चा करेंगे, और चर्चा में शरीक हम अपने मेहमानों से आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर कालीचरण स्नेही साहब उपस्थित हैं। हमारे बीच में डॉक्टर सलीम अहमद साहब एटवी उपस्थित हैं, जो एटा के रहने वाले हैं, तेटावी अपना लिखते हैं। कितना प्रेम होता है लोगों को, जहां जिस देश में पैदा होते हैं, जिस जगह पैदा होते हैं, उस जगह से कितना प्रेम होता है। और हमारे साथ डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जुड़े हैं, जो भूगोल के बहुत लंबे समय तक अध्यापन कार्य से जुड़े रहे हैं, और बड़ी अच्छी पकड़ भी इस पे है। तो हम इस पे सबसे पहला आप सभी दर्शकों के सामने मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहला प्रश्न लेकर के डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी आपके पास ही आएंगे, और आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या नए भारत में तिरंगे का इसी तरह अपमान होगा, या तिरंगा खत्म हो जाएगा? क्या राणे साहब, सबसे पहले तो समस्त भारतवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो विषय है, वह ज्वलंत विषय, बड़ा गंभीर विषय आपने उठाया है। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि तिरंगे का अपमान भारतवासी तो नहीं बर्दाश्त करेगा, लेकिन आज जो शासन में है, उन्होंने कब तिरंगे का सम्मान किया है, सवाल इस बात का है। जहां तक मुझे याद है, 1925 में बनी वो संस्था जो अप्रत्यक्ष रूप से आज देश की बागडोर संभाले हुए है, कहने को तो लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इस देश के शीर्ष पर सत्ता पर बैठी हुई है। लेकिन जो बागडोर है, वह मूल रूप से ऐसे लोगों के हाथ में है
जिन्होंने कभी तिरंगे को स्वीकार ही नहीं किया। जहां तक मुझे याद है 1948 में देश की आजादी के बाद ये वही लोग हैं जिन्होंने तिरंगे को पैरों तले रौंदा था, और जिनके मुख्यालय पर 2000 के बाद तक, देश की आजादी के 50 साल बाद तक भी तिरंगा नहीं फहराया गया, तो आप उनसे तिरंगे के सम्मान की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ये लोक लाज का भय था कि अभी तक तिरंगे का सम्मान किया जा रहा था, इनके द्वारा भी सम्मान किया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जी, आवाज हमें लगता है डॉक्टर साहब की आवाज चली गई है। तो डॉक्टर सलीम साहब, ये यही प्रश्न हम आपके पास लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा संशोधन करते हैं। संशोधन ये कर रहे हैं कि इस देश के लोगों ने अगर सत्ता के शीर्ष पे सत्ता में पहुंचाया है तो सिर्फ देशभक्ति की वजह से पहुंचाया है, देशभक्त समझ के पहुंचाया है। जिस राष्ट्र के निर्माण की और सुदृढ़ रखने की आप कामना करते थे, उस देश को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत रखने के लिए आपने पहुंचाया है। तो इसका क्या मतलब है कि देशभक्त की आड़ में, राष्ट्र निर्माण के आड़ में कुछ अलग गेम चल रहा है क्या? देखिए राणे साहब, पहले तो सारे देशवासियों को आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। जो कुछ हो रहा है वो मेरे और आप सबकी आंखों के सामने है। देशभक्ति की परिभाषा को बदला जा रहा है। आज अगर एक पार्टी विशेष का आप विरोध करते हैं तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर बात अब तिरंगे तक आ गई है कि वो उसको भी बदलने की कल कोशिश करने लगे कि हमारा झंडा अलग होगा, क्योंकि ये तो तिरंगा तो कांग्रेस के समय में बना था, तो हम इसको नहीं मानेंगे। ये स्थिति भी कल को पैदा हो जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनकी नजरिए अलग हैं। तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में कुछ नया हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारी परिभाषाएं बदली जा रही हैं। कल को संविधान में कोई संशोधन हो जाए और कुछ नया ऐड हो जाए, ये भी संभावनाएं हैं। और मैं इसी बात को, मेरा एक शेर है जो काफी पॉपुलर हुआ है, मैं उसके माध्यम से आप लोगों के बीच में रखता हूं, जो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है जी। मैंने यूं कहा कि उजालों के जनाजे देखने हैं, उजालों के जनाजे देखने हैं, अभी तो दिन में तारे देखने हैं। उजालों के जनाजे देखने हैं, अभी तो दिन में तारे देखने हैं। तुम्हारी तालियां ही तय करेंगी, तुम्हारी तालियां ही तय करेंगी, अभी कितने तमाशे देखने हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तमाशे बाकी हैं और कुछ और नए तमाशे आने वाले समय में जनता के सामने होने वाले हैं और वो सब देखने को मिलेंगे। और जहां तक बात तिरंगे की है, तो तिरंगा हमारी शान आन बान से जुड़ा हुआ है और किसी भी कीमत पर इस देश का एक सच्चा नागरिक उसके अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारे हुक्मरानों को समझना पड़ेगा और जनता की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। पर बात यह है कि जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि वो हुक्मरानों से क्या कराना चाहती है, क्योंकि हम जब उनकी गलत पर भी तालियां बजाने लगते हैं तो फिर उनका हौसला बढ़ता चला जाता है और वो अगला एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। जी 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 सलीम साहब, ये सही कह रहे थे सलीम साहब। अब स्नेही साहब आपके पास आ रहे हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने माना उन्हें तिरंगा पसंद नहीं था, या उनके बाप दादाओं को तिरंगा नहीं पसंद था। जो उनके शरीर में जो लहू बस रहा है, बह रहा है, बसना तो दूर की बात है, जो बह रहा है उसे तिरंगा नहीं पसंद था, माना हमने। 1915 में जिस तरह से गठन हुआ, फिर 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, उसके पीछे क्या क्या चला। इस देश को जब ये लोग कहने लगे कि बार बार कहते थे कि ये देश आजाद हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस देश को आजाद करने में अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को अधिकार दे दिए गए, वोट देने का अधिकार दे दिया गया, तो हम नहीं चाहते ये देश फिर आजाद हो। ऐसे लोग, और चूंकि इस देश की आजादी तिरंगे ने दिलाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तिरंगे की एकता ने ही इस आजादी दिलाई है, और तिरंगा एक प्रतीक है जिसका मतलब एकता ये है
कि हिंदू का भी उसमें सहयोग था, मुस्लिम का भी सहयोग था, क्रिश्चियन का भी सहयोग था, बुद्धिस्टों का भी सहयोग था, पारसियों का भी सहयोग था, सभी लोगों का बकायदा सहयोग था। तब जाकर के ये तिरंगा रूप ले पाया है और तिरंगा प्रतीक बन पाया। उसी प्रतीक के तहत लड़ाई लड़ी गई और अंग्रेजों को यहां से भगाया गया। तो क्या आज जो लोग तिरंगे के नाम पे तिरंगा यात्रा निकाल करके ही सत्ता में आए हुए लोग हैं, उन्हें यह अधिकार मिल जाता है कि वो तिरंगे का अपमान करेंगे क्या? दूसरा प्रश्न ये है कि जैसा ये कह रहे थे कि वो सत्ता में है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट में तिरंगे को बदलने का एक प्रस्ताव तो लेके आइए, एक बिल तो लेके आइए, अमेंडमेंट तो कराइए, फिर आप तिरंगा बदलिए, फिर आपको पता लग जाएगा। तो अभी धोखा देने की कोशिश क्यों की जा रही है? देशभक्ति के जज्बात में देश को कमजोर करने की कोशिश क्यों जा रही? तिरंगे का अपमान क्यों किया जा रहा है, ये समझने की आपसे कोशिश करेंगे। जी, इसने हिसाब। अच्छा जी, धन्यवाद। मैं भी अपनी ओर से आप सभी को तथा देशवासियों को आजादी के पर्व की बधाई देता हूं। मेरी आवाज आ रही? जी जी, बिल्कुल आ रही। अच्छा देखिए, असल में अभी मेरे दो साथियों ने बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है। सवाल ये है कि तिरंगा या ड्रेस या क्या पहनाया, उन्होंने क्या किया। अब देखिए, ड्रेस कोड तो कोई संविधान में निश्चित है नहीं कि प्रधानमंत्री का ये ड्रेस कोड होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी लगातार फैशन डिजाइन तो करते ही रहते हैं, जब भी कहीं जाते हैं तो नई ड्रेस उनका बदलना एक चलन में आ गया है, और यदि ऐसा ना करें तो लोगों को आश्चर्य होता है, और कर देते हैं तो लगता है कि हाँ वो अपने रोल में है। अब असल में देखिए, वो चाहते भी ये लोग हैं, आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग चाहते हैं कि लोग मुद्दे से भटक करके इन्हीं चीजों पर बहस करते रहें। सवाल इस बात का है कि सचमुच में संविधान के तहत, जिसके तहत वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, और देश को लाल किले की प्राचीर से संबोधित कर रहे हैं, तो अपने संबोधन में वो काम की बात कितनी कर रहे हैं, या जो कह रहे हैं कि सचमुच में वो हो रहा है। ड्रेस तो उन्होंने पहन रखी है, वो तो अलग बात है, वो तो उनको हक बनता है, क्योंकि आरएसएस का जब इतना सब पूरा वर्चस्व बना हुआ है तो वो कुछ भी पहने, कुछ भी करें हैं, और यदि कोई दूसरा करे तो मॉब लिंचिंग हो जाती है। ये तो उनकी फितरत में है। और बहुमत का नशा जो है सिर चढ़ के बोल रहा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और लोग भटके हुए हैं, भरमाए हुए हैं, जनता भी भटकी हुई है, उनको इसी में आनंद आता है। हम देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को एक संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी पूजा स्थल पर उस तरह से नहीं जाना चाहिए, वो साष्टांग पड़े हुए हैं वहाँ। इसकी भी मीडिया में, कुछ मीडिया, अधिकांश मीडिया तो बोलता ही नहीं, उनकी हाँ में हाँ करता है, नहीं करता है। तो सवाल ये है कि उनका तिरंगे से वास्ता, जैसा कि अभी मेरे साथी ने कहा कि बहुत बाद में आरएसएस के कार्यालयों पर तिरंगा फहराया गया है, और ये सही बात है। अभी हमारे दूसरे साथी ने भी कहा कि भाई वो जो तिरंगा है वो तो उनको राष्ट्र नहीं आता है, और कहीं ये आरोप ना लगा दें तो कांग्रेसी तिरंगा है या कांग्रेसी की सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, हम इसको नहीं मानते हैं। तो आपकी इस बात में दमखम है कि नहीं मानते हो तो पार्लियामेंट में बिल लाइए और तिरंगे को हटा लीजिए। लेकिन ये तो सब कुछ ऐसे ही चलेगा, मतलब सब कुछ रहेगा, संविधान में तो सब कुछ रहेगा, लेकिन आचरण में धीरे धीरे अलग होता जाएगा। उनकी ये है कि ऊपर से संविधान, गांधी जी, बाबा साहब का नाम लेते रहो, लेकिन करना वही है जो उनके एजेंडे में है। ये उनका मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए बरगला करके देखिए, प्रधानमंत्री जी का लगभग 87 मिनट का भाषण रहा, खूब बोले, लेकिन काम का कितना बोले हैं ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को ये देखना है कि देश इस समय कोरोना के संकट से है, बेरोजगारी का बहुत बड़ी समस्या है, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मजदूर बेतहाशा किस तरह से भूखों मरने के कगार पर हैं। इन मुद्दों पर केवल बाई बात होती है, जैसा कि प्रचारात्मक ढंग से किया जाता है, असली मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही है। तो हम लोगों को चाहिए, आप ठीक करते हैं, एक नई प्रकार के विषय को ला करके डिबेट कराते हैं और उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, और संविधान के दायरे में उन्हें उनके जवाब देना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि सचमुच में देखिए, ड्रेस कोड को लेकर के तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी इसके पहले प्रधानमंत्री जी थे हमारे, जो पूर्व प्रधानमंत्री, वो पगड़ी पहनते थे। नेहरू जी की जैकेट प्रसिद्ध है, टोपी प्रसिद्ध थी, गांधी टोपी। तो ये तो है कि जो जिस लिबास में है, लेकिन मनसा की बात है, पहन क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है आप कर क्या रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से हो रही हैं। अब देखिए,
अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट कल का आया था, प्रशांत भूषण जी को दोषी ठहरा दिया गया है। एक और हम 75वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहे हैं आजादी की, लेकिन इतना मुश्किल हो रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से कब्जे में चली जा रही है। एक तरह से तो शासन जिन संस्थाओं को संरक्षण देता था, स्वायत्तता देता था, वो धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ रही है। तो ये बड़ी समस्या है। जी 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 जी, फिर आते हैं आपके पास स्नेही साहब। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्नेही साहब कह रहे हैं कि ड्रेस कोड आप नहीं निर्धारित करते, लेकिन यही तो है, लाल किले के प्राचीर से अभी तक जितने भी प्रधानमंत्रियों ने पगड़ी बांधी है, या तो उन्होंने पगड़ी तिरंगे की बांधी है या उन्होंने गमछा तिरंगे का रखा है, अभी तक का इतिहास रहा है। और ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी 2019 तक यही किए हैं। केवल 2020 में ये 2020 खेलने के चक्कर में ये बदला है, तो इसके दूरगामी परिणाम है। अगर आप झंडा पसंद नहीं है, तिरंगा आपको, आप में दम है, तो पार्लियामेंट में आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है। आप पार्लियामेंट में सीना तान के कहिए कि मुझे ये तिरंगा पसंद नहीं है, मैं इस तिरंगे को बदलता हूं। फिर देश के लोग आपको बताएंगे कि तिरंगा बदलने का और इतनी आसानी से तिरंगा बदल जाता है क्या। तो हम ये केवल समझना चाहेंगे कि क्या देशभक्ति के आड़ में देशद्रोह के काम किए जा रहे हैं। देशद्रोह तो हम नहीं कहेंगे, कि देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है क्या देशभक्ति के आड़ में। और आज तो देशभक्ति का प्रतीक तिरंगा को भी खत्म कर दिया गया। जी डॉक्टर साहब। राणे साहब, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा ये फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं जो कह रहा था कि इनकी मंशा तो पिछले 95 साल से स्पष्ट है। देश की आजादी के समय भी ये लोग यही कहते थे कि देश की आजादी हमारा हक है, सबका हक नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी नाते कहा था कि देश में सामाजिक आजादी से पहले राजनैतिक आजादी का कोई मूल्य नहीं है। और जब इनका एक कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि हम नया संविधान बनाएंगे और उसको लागू करेंगे, उसी के लिए इन्होंने समिति तक बना रखी है, तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि देश के संविधान में इनको भरोसा है। ये जब तक इस देश के संविधान के आधार पर शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, जिस दिन ये लगा कि अब हम इस देश के लोगों की मनोभावना के अनुरूप शासन सत्ता में नहीं रह सकते हैं, उस दिन इनका नंगा नाच आप देखिएगा। और ये तो उसकी शुरुआत है। अब इस पर प्रतिक्रियाएं होंगी, उस पर जवाब सवाल होंगे, और उसका सवाल का जवाब 1 मिनट में दे के किनारे हो जाएंगे कि ये कोई ड्रेस कोड नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अब तक जितने भी कर्म कुकर्म इन्होंने किए हैं, क्या वो संविधान के अनुरूप किए हैं? सवाल इस बात का है। देश की आजादी के 74वीं 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन देश के लाल किले पर खड़ा होकर के आज माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बातें कही हैं, एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश के संसाधनों को बेचने की बात कर रहे हैं। एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, दूसरी तरफ एफडीआई 50% से ज्यादा लाने की बात करते हैं। एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस देश में जो अनुसूचित जनजात पिछड़ा वर्ग का जो संवैधानिक अधिकार है उसको दिन प्रतिदिन खत्म करने की बात किया जा रहा है। तो ये देश के संविधान को मानते कहाँ हैं? ये तो देश के संविधान की जो मूल भावना है उसको ये किसी भी रूप में बदल नहीं सकते हैं, इसलिए ये उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इनका बस चले तो देश के संविधान को भी ये बदल देंगे और देश के तिरंगे को भी तिरंगा के बजाय ये इसको तो एक रंगे में लाने का प्रयास कर लेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने कभी इस देश के संविधान को माना नहीं, और आज मौका मिला है तो प्रतीक के रूप में ये प्रधानमंत्री का देश की तिरंगे की पगड़ी न पहनना ये प्रतीक है, और इस प्रतीक के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं
कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं। जी जी, डॉक्टर सलीम जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। यही तो हम भी चाहते हैं ना। आपने आपने क्या बनाया, आपकी क्या सोच है, आप खुले तौर पे कहिए ना। आप कह दीजिए कि तिरंगे का आप स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये जनादेश जो मिला है वो तिरंगे के नाम पे मिला है। जनादेश देश की सुरक्षा के नाम पे मिला है। जनादेश देश के लोगों को रोजगार देने के नाम पे मिला है। जनादेश इसलिए नहीं मिला है कि किराए पर बेचे गए लाल किले के प्राचीर से आप आत्मनिर्भर होने की बात करें। जो लाल किले को किराए पे आपने दे रखा, यानी बेच रखा है, तकरीबन 50 साल के लिए किराए पे देने का मतलब आपने बेच ही रखा है। जिस प्राचीर को आपने बेच रखा, वहां से बेचे हुए प्राचीर से खड़े होकर के आप कहें कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। बिका हुआ आदमी कभी आत्मनिर्भर बन पाता है क्या? जी जी सलीम। जी राणे साहब, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जिस लाल किले को आपने किराए पर दे रखा है, आप उसी की प्राचीर से खड़े होकर के सारी बातें करते हैं। और दूसरी बात आपने आत्मनिर्भरता की कही, तो वो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया कि उनको किसी बाकी सारे इंतजाम उन्होंने कर दिए हैं, सिर्फ यहाँ की जनता को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम खुद करना है, उसके लिए आत्मनिर्भर बनना है, बाकी सारा सरकार कर देगी। तो 2 वक्त की रोटी अपना अपना इंतजाम लोग कर रहे हैं, जनता कर रहे, तो वो ठीक कह रहे हैं अपनी जगह पे। वह तो आत्मनिर्भरता तो आ ही रही है, हर जगह दिख रही है। अब वो कह सकते हैं, भाई वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, तो वो कह सकते हैं। और क्या कहा जाए, जहां तक तिरंगे की बात है, तो तिरंगा है, इस देश की शान है और रहेगा। ये कितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, अगर इनकी मंशा है कि वो तिरंगे की जगह किसी और को लाना चाहते हैं, इसको एक रंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसा कि इशारा दिख रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, समझदार है और इनके मंशाओं को समझेगी। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी समझ ना आ रहा हो, देर सवेर उनको भी समझ में आएंगी चीजें, और हमारे आपके बीच में सही विद्रोह भी होगा इस चीज का। इतनी आसानी से इनको एक्सेप्ट करने वाले हम लोग नहीं हैं। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। बहुमत उनके पास है, और बहुमत वाकई अपने आप में एक बहुत तगड़ा नशा होता है किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी सरकार के लिए। जी 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 सलीम साहब, इसनई साहब आपके पास आ रहे हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कभी आपने देखा है एक परिवार में कोई उसका बुजुर्ग होता है या मुखिया होता है, जब उसके ऊपर कोई आफत आती है या वो घर छोड़ करके जाने वाला होता है, तब परिवार के लोगों को बुला करके समझाता है कि यहाँ देख लेना, इनसे इतना लेना है, इनसे इतना लेना है, इनसे इतना लेना है। किसको कितना देना है ये कभी नहीं बताता, वो किससे लेना है ये बताता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक उर्फ चौकीदार, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक उर्फ चौकीदार जो है, अब क्या झोला उठा करके चल देने की स्थिति में आ गए हैं, इसीलिए देश को संदेश दे रहे हैं क्या कि आप आत्मनिर्भर बन जाओ, अब मेरी तरफ मत देखो कुछ। जी इसने साहब। देखिए, ये तो हम लोगों की भूल होगी, क्योंकि जनता को भटकाने में, भरमाने में इस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कब क्या कहना है। अभी कोई पार्लियामेंट के इलेक्शन तो होने वाले नहीं हैं, वो इस चीज को समझते हैं। बिहार का और केवल वहाँ पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल का चुनाव होने के कारण वहाँ के कुछ विद्वानों के, एकेडमिशियंस के उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नाम ले ही लिए हैं वहां से। तो ये तो अभी बहुत मतलब वैसी बात रहेगी, और ये खुश पहनी वाली बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। और हम सब जानते हैं कि चुनाव मैनेजमेंट में इस पार्टी का अभी भी कोई वो नहीं है। एक तो मशीन का भी चल रहा, उस पर भी लगातार प्रश्न उठाए गए, लेकिन वो सब मसला भी बना हुआ है। इस पर ना कांग्रेस ध्यान देती है, ना विपक्षी पार्टियों का ध्यान है। तो ये मसला अलग है। देखिए, वो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। जब आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे इसी पद पर रहना है, तो ये सोच करके कोई प्रधानमंत्री या कोई देश का मुखिया
या घर का मुखिया ये जान ले कि मुझे तो इस घर को मुझे ही चलाना, मेरी मर्जी है जिस तरह से चलाऊं, घर के सदस्य हैं वो कहाँ जाएंगे मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे लंबे समय तक रहना है, तो मेरे घर में रहना होगा, मेरी शर्तों पर रहना होगा। अब घर के बुजुर्गों का जो बनाया हुआ ख्यालात हैं उसको ध्यान नहीं रख रहा है, ये अलग बात है। मुद्दे की बात यह है कि देखिए, हमें इस समय आज आजादी का दिन है, आजादी के दिन हमको ये देखना है कि वास्तव में हम कितने आजाद हैं। क्या हम अपने मनपसंद खा पा रहे हैं, हमारे रसोई में क्या पक रहा है, इसको अब तमाम जो सरकार समर्थित संगठन है वो देख रहे हैं कि तुम्हारी रसोई में क्या पक रहा है, तुम क्या खा रहे हो, तुम झोले में क्या ले जा रहे हो, तुम मार्केट से क्या खरीद के ला रहे हो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो तो तुम्हारी उसमें क्या है, तुम क्या सामान ले जा रहे हो। मतलब आदमी की जो आजादी है वो उसकी वो पूरी तरह बाधित हो रही है। भले ही सरकार नहीं कर रही है, लेकिन भीड़ एक तरह से, इतनी भीड़ को इस तरह से प्रशिक्षित कर दिया गया है कि वो कुछ भी करने पर आमादा है। तो हमको ये देखना है कि हमें कंठ की आजादी है, लिखने की आजादी है। अब देखिए, एक ट्वीट जो है, मैंने कितनी बड़ी बात है कि तमाम मसले सुप्रीम कोर्ट के पास है, हम लोग कोई उन पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात बहस के काबिल है कि मतलब जो हमारे सबसे वरिष्ठ वकील हैं उनको ही घेरे में ले लिया है। तो अब ये संविधान की दुहाई दे करके ही ले जाइए। सही बात है कि हम संवैधानिक संस्थाओं में, खासकर सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, अब मानना की परिधि में आता है, लेकिन हमारे संविधान ने ही ये कहा है कि टिप्पणियों की आप सकारात्मक एनालिसिस कर सकते हैं, और इसको सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी माना है। लेकिन ये हक भी धीरे धीरे एक डरावना बनता जा रहा है कि आगे लोग क्या कहें। संस्थाएं जो हैं, जैसे यूजीसी को देखिए तोड़ करके खत्म किया जा रहा है, वो उच्च शिक्षा विभाग को किस तरह से सब मैंने किस तरह से सारी संस्थाओं को किया जा रहा है। हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, स्टेशन बेचे जा रहे हैं, रेलगाड़ियां प्राइवेट की जा रही हैं। ये बड़े मसले हैं जो धीरे धीरे किए जा रहे हैं और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। घर का मुखिया अरे जो भी हमारा है, लेकिन उसकी मर्जी से थोड़ी घर चलेगा। घर में भी लोकतंत्र होना चाहिए, और लोकतंत्र के मूल्य हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को आज के दिन इन चीजों पर नजर रखना है कि हमें लिखने की आजादी है कि नहीं है, बोलने की आजादी है कि नहीं है, कि केवल सरकार को ही सब कुछ करने की आजादी है। सरकार ने सारी आजादियां हासिल कर ली हैं, लेकिन जिन नागरिकों ने सरकार चुनी है उनकी भी आजादी संविधान ने सुनिश्चित की है, उसकी आजादी सरकार कितना सुरक्षित कर पा रही है, ये बड़ा मसला है। जी जी, ये बड़ा मसला है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी आएंगे, आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा मसला ये है कि देश ये आजाद नहीं, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता और आजादी में अंतर क्या है, ये समझने की जरूरत है। स्वतंत्रता उसको, जैसे आजादी का मतलब ये होता है कि साइकिल अगर आपने ली है तो साइकिल में एक पार्ट होता है फ्री का मतलब आजाद हो गया, लेकिन उसको चेन से बांधा जाता है। अगर चेन से ना बांधा जाए तो साइकिल कभी आगे नहीं बढ़ सकती। वही अंतर है आजादी और स्वतंत्रता में। इस देश में स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता का मतलब यह है कि जिनको संवैधानिक अधिकार दे दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार जो दिए गए हैं, उन मूलभूत अधिकारों को चेन से सबको बांध के रखिए, एक दूसरे पर कोई अतिक्रमण न करने पाए, उसको कहते हैं स्वतंत्रता। अगर इस देश में जब हम कहें आजादी है तो ठीक है, आजादी का तो मतलब वो सही कह रहे हैं, आजादी का मतलब यही होता है कि जिसका चाहे उसका अपना अगर मजबूत है, फिजिकली मजबूत है, तो उसको वो लूट सकते हैं। तो इस पे हम आपकी पंच लाइन चाहेंगे, फिर लौट करके आपके पास सलीम साहब के पास और स्नेही साहब के पास आएंगे। आपको पंच लाइन देने के लिए 2 मिनट का समय है। जी दुर्गा प्रसाद यादव जी। राणे साहब, आजादी मिली किससे हमको? अंग्रेजों से? क्या हमको सामाजिक आजादी मिली? क्या हमको आर्थिक आजादी मिली? क्या हमको शैक्षणिक आजादी मिली? नहीं मिली। और इसीलिए बाबा साहब ने संविधान बनाया था। अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ होता इस देश में तो शायद हम पूर्ण रूप से आजाद हुए होते। अंग्रेजों से तो हम आजाद हो गए, लेकिन जो काले अंग्रेज थे, जो शोषक थे इस समाज के, उनके हाथ में जब इस देश की बागडोर आ गई तो हम और परतंत्र होते चले गए।
और जिस आजादी की हम आज कल्पना कर रहे थे देश की आजादी 47 के पहले, अगर उस आजादी उस रूप में हम आजाद हुए होते तो शायद ये वार्तालाप करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे लगता है कि संवैधानिक रूप से जो आजादी हमको मिलनी चाहिए, कि हम सामाजिक रूप से आजाद हों, हम धार्मिक रूप से आजाद हों, हम राजनीतिक रूप से आजाद हों, हम शैक्षणिक रूप से आजाद हों, और जब संपूर्ण रूप से जो देश आजाद होता है तो उस देश का विकास संपूर्ण विकास होता है। लेकिन जहां जिस देश में सभी लोग क्रम विकास के हिसाब से नीचे ऊंचे हैं और आजादी को उसी रूप में देखा जाता है, तो उस आजादी की कल्पना बाबा साहब ने जिस आजादी की कल्पना की थी, महापुरुषों ने जिस आजादी की कल्पना की थी, आज उस रूप में संवैधानिक रूप से आजाद नहीं है। और इस आजादी को पाने के लिए हमें अभी और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे हम संवैधानिक रूप से आजाद हो पाए। जी जी, ये निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए नहीं, स्वतंत्रता के लिए। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, संविधान लागू हुआ है, लेकिन संविधान में जो लाइफ डिजाइन की गई है यहाँ के लोगों की, तो लाइफ डिजाइन जो की गई है, जो फंडामेंटल राइट डिजाइन किए गए हैं, तो इस देश में जो व्यवस्था चल रही है वो संविधान के डिजाइन किए गए आधार पे नहीं बल्कि बाय डिफॉल्ट चल रही है। अब हमें आपको तय करना है कि हम संविधान ने जो डिजाइन किया उसके आधार पे चलेंगे या बाय डिफॉल्ट चलेंगे। हम आप लोग बने रहिएगा। ये सच है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी जो अपनी टिप्पणियां व्यक्त कर रहे थे, बड़ी गंभीर टिप्पणियां व्यक्त कर रहे थे कि इस देश में स्वतंत्रता तो है, लेकिन स्वतंत्रता अभी केवल सत्ता परिवर्तन हुआ है। स्वतंत्रता तब तक नहीं आ सकती जब तक सामाजिक परिवर्तन ना हो जाए और आर्थिक मुक्ति का कार्यक्रम न चल जाए। लब्बुल लबाब अगर ये कहा जाए तो संविधान ने जो लाइफ डिजाइन किया है यहाँ के लोगों की, जब तक डिजाइन किए गए लाइफ पे इस देश की व्यवस्था नहीं चलती है, तब तक देश को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। तो यही प्रश्न लेकर के हम डॉक्टर सलीम अहमद जी के पास आ रहे हैं। तो सलीम साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या वास्तव में इस देश के लोग बाय डिफॉल्ट जी रहे हैं क्या, जबकि संविधान ने जो लाइफ डिजाइन की है उसके अनुसार जीना चाहिए? तो अगर ये कहा जाए कि इस देश के लोगों ने बाय डिजाइन जीने की बजाय बाय डिफॉल्ट जीना स्वीकार कर लिया है क्या? जी सलीम साहब। जी राणे साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अगर संविधान की बात करें तो संविधान में बहुत कुछ अधिकार ऐसे हैं जो शायद यहाँ के एक आम नागरिक को पता भी नहीं है, उसको मिलना तो दूर की बात है। और जब अधिकारों की बात होती है तो आप अधिकारों की बात करते ही नहीं है। आप बात करते हैं, जब लाल किले से बात करते हैं तो आप देश की समस्याओं की बात नहीं करते, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप भुखमरी पे बात नहीं करते। पिछले कोरोना काल में कितना कुछ ऐसा देखने को मिला जो नहीं होना चाहिए था इस देश के भीतर। स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं करते, आप बात करते हैं राफेल की, आप बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, जिनसे इस देश के आम नागरिक को कुछ भी लेना देना नहीं है अगर उसको दो वक्त की रोटी मैसर नहीं हो पा रही है। और फिर मैं वही कहूंगा कि उस 2 जून की रोटी के लिए कह दिया जाता है कि आप आत्मनिर्भर बनिए और आप खुद से देख लीजिए। बाकी सारे इंतजाम सरकार कर रही है, बाकी सारे इंतजाम सरकार देख रही है। तो वाकई हम बाय डिफॉल्ट ही जी रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को भी बाय डिफॉल्ट जीने की आदत हो गई है। हम भी धीरे धीरे अपने अधिकारों को मांगना भूल बैठे हैं, पता भी नहीं है। काफी हम में से ऐसे भी हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में शायद जानकारी भी नहीं है। हम वही देखते हैं जो हमको दिखाया जा रहा है। एक विशेष रंग के चश्मे से हमें दुनिया दिखाई जा रही है और उस दुनिया को देखने की धीरे धीरे आदत पड़ी जा रही है। मुझे हिटलर का एक स्टेटमेंट याद आता है जब उसने ये कहा कि जनता को उस स्थिति में ले आओ जहां उसका जिंदा रहना ही विकास नजर आने लगे। तो हम शायद विकास की परिभाषा हो सकता है आने वाले वक्त में, अगर हमारी जिंदगी बची हुई है, हमारी जान बची हुई है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम ये मान लें कि यही विकास है। उससे आगे के विकास के बारे में हम पूछना ही बंद कर दें, हम बात उठाना ही बंद कर दें। जी जी जी,
स्नेही साहब से हम उनके राय लेना चाह रहे थे, लेकिन लगता है उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से उनकी राय ले पाना हमारे लिए थोड़ा असंभव लग रहा है। आज के परिवेश में ये कहना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है, बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायब भी किन्हीं मौकों पे घुघरू तोड़ देती है। बहुत लतीफे सुना लिए, लतीफे सुनाना बंद करिए। ये मुल्ला नसरुद्दीन की दुनिया नहीं है, ये भारत की भूमि है जहां लोग बहुत बर्दाश्त करते हैं, और जब उनके बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो जाती है तो फिर जलजला आता है। और जो लोग संविधान के दायरे में रह करके संविधान के प्रतिकूल काम करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वो विद्रोही नहीं होते, वो देशभक्त होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं। अगर हम जो लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, तिरंगे को बर्बाद कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो हम संविधान की मर्यादा में रह करके कदम उठाते हैं। हम इस देश को बचाने वाले लोग हैं, इस देश को बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। और जो भी इस देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, इस देश को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे देशद्रोही को बख्शा नहीं जा सकता। हो सकता है अभी लोगों को इस बात का एहसास न हो, इल्हाम न हो इस बात का कि क्यों इस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया। क्या तिरंगा इतना भारी हो गया था कि नरेंद्र मोदी जी का सर दबा देता क्या? अब डर लगने लगा क्या तिरंगे से कि इतना पाप आपने कर लिया है, तो तिरंगा अगर सर पे चला जाएगा तो डर लगने लगा क्या कि वो तिरंगा आपका गला दबा देगा, इसलिए तिरंगे से दूर भाग रहे हैं। ये तिरंगे की ताकत है, तिरंगे की ताकत समझिए, तिरंगे की ताकत को, तिरंगे के अपमान को ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, और खास तौर से उस दिन तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता जब स्वतंत्रता दिवस हो, जब हम शहीद भगत सिंह को याद कर रहे हो, जब हम अशफाकुल्ला खां को याद कर रहे हो, जब हम माता दिन भंगी को याद कर रहे हो, जब हम बाके चमार को याद कर रहे होंगे, जब हम उदैया चमार को याद कर रहे हो, जब हम उदा देवी पासी को याद कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को जिनको अनसंग हीरो अभी आपने बना रखा है, उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो दहल जाओगे। और इसलिए आपको आज तिरंगा इसीलिए खतरनाक तिरंगा भारी नजर आने लगा। इस देश को लाल किले के प्राचीर से तिरंगे के भार को न सह पाने की जो क्षमता आज आपने दिखाई है, ये देश भी निश्चित तौर पे वो क्षमता आपको दिखाएगा कि जो व्यक्ति तिरंगे का भार नहीं सहन कर सकता, लाल किले के प्राचीर से नहीं सहन कर सकता, वो तिरंगे का और देश की सुरक्षा और संरक्षा नहीं कर सकता है। आप सभी दर्शकों का, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, चूंकि अभी बाद में स्नेही साहब का ऑडियो जुड़ पाया है, तो मुझे लगता है कि अंतिम एक पंच लाइन हम ले लें, फिर हम समापन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्नेही साहब का पंच लाइन ले लें कि स्नेही साहब, क्या तिरंगे का भार इतना ज्यादा हो गया है कि अब मोदी को ये लगता है कि अगर सर पे डालेंगे तो तिरंगा उनका गला दबा देगा क्या? जी स्नेही साहब। देखिए, असल में ये तिरंगे का भार या किसी का भी भार सबसे बड़ा है संविधान का भार। संविधान का भार सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। जो मनुवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, संविधान का भार इसलिए भारी है कि उसमें मानवतावाद है, समानता है, आपसी भाईचारा है, सांप्रदायिक सद्भाव है। ये बड़ा भारी बैठता है इस तरह के दलों को और इस तरह की सरकारों को, वो जिनका ऊंच नीच में आस्था हो, जातिवाद में और वर्ण व्यवस्था में जिनकी आस्था हो, जो राम राज्य की वापसी चाह रहे हों और मिथकों में जो जी रहे हों, पुराण कथाओं में जो जी रहे हों, तो जीवंत पुस्तक हमारी सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ जो है, यदि कोई है तो संविधान है। और संविधान में जो इक्वलिटी का भार है, जो समता और स्वतंत्रता का भार है, वो बहुत बोझिल है।
तो चूंकि वो भार जो है, जब तक योग्यतम व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होगा, इस संविधान के भार को बड़ा मुश्किल है सहन करना। क्योंकि योग्य व्यक्ति प्रधानमंत्री, लोकतंत्र में चूंकि कोई भी बन सकता है, ये सही बात है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन संविधान के भार को, संविधान की प्रियम्बल को लेकर के चलना, संविधान सम्मत आचरण करना, ये हर एक व्यक्ति के बूते का काम नहीं है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि कई बार बड़े पदों पर बैठे हुए लोग उनके शिकार हो रहे हैं, खिसक जा रहे हैं। संविधान के हट करके कभी गीता पर पहुंच जाते हैं, कभी वेद पर पहुंच जाते हैं, कभी पुराण पर पहुंच जाते हैं, मनुस्मृति पर जाके पहुंच जाते हैं। फिसलन ये है, आना उन्हें संविधान पर है, लेकिन अपनी प्राचीनता में अतीत जीवी बन जाते हैं। जी जी जी, इसने साहब अच्छी बात कह रहे थे। संविधान का भार है, बहुत लोगों को डरा देता है। जितना लचीला है, जब ये अपने पे आ जाता है, अपने अस्तित्व पे खतरा देखता है, तो उतना ही कठोर हो जाता है, उतना ही कठोर हो जाता है। और ये तिरंगा इस देश की शान बढ़ाता है। और जिस दिन तिरंगा अपने आप पे, अपने अस्तित्व पे आ जाता है, तो शान घटाने वालों को, उससे गद्दारी करने वालों के लिए वो फांसी का फंदा भी बन जाता है। इस बात को याद रखना है, और याद रखेंगे तो संभल जाइए, और नहीं संभलोगे तो निश्चित तौर पे ये संविधान आपको संभाल देगा। बहुत देर तक लचीला संविधान नहीं रह पाता, और जब कठोर होता है तो बड़े बड़े लोगों को फांसी के फंदे पे चढ़ा करके उनका बकायदा मुआवजा देता है, मुकम्मल हिसाब करता है। कि ये देश मुकम्मल हिसाब करने के लिए तैयार है। इसलिए समझ जाइए, संविधान को और किसी भी तरह से ये तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश। ये इसके साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर ये स्वतंत्रता दिवस पे पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप सभी को बधाई। और तिरंगे के अपमान को किसी तरह से बर्दाश्त न होने दीजिए, ये इस अपील के साथ आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।